हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेश सिंह। मैं आपको आज अपने इस वीडियो में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इंडस्ट्रियल लॉ और लेबर लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी और किस तरह से ये अस्तित्व में आए। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको 17वीं शताब्दी से पहले ले जाना चाहूँगा। 17वीं शताब्दी के पहले और आसपास जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, जैसा आप सभी को मालूम है कि ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी और कुटीर उद्योगों का भी इसमें साथ था। लोग जो है जनरली कृषि में इन्वॉल्व थे, खेती में इन्वॉल्व थे। वो खेतों में काम किया करते थे जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं हुआ करती थी, और जिनके पास ज़मीन थी भूस्वामी उन्हें कहते थे, और वे बहुत ही लेविशली अपनी लाइफ को जीते थे और अच्छे अच्छे मकानों में रहा करते थे। दोनों ही वर्ग, जो खेतों में काम किया करते थे और जो ज़मीन के मालिक थे, वे दोनों ही एक दूसरे के डिपेंडेंट हुआ करते थे। ये व्यवस्था करीब 150 साल तक यूं ही चलती रही। सन 1700 के आसपास इंग्लैंड के शहरों में और अमेरिका में बहुत तेजी से आविष्कार हो रहे थे और वैज्ञानिकों ने दोस्तों बिजली से चलने वाले मशीनों का आविष्कार किया, जो कि मेनली सपोर्टेड थे जल विद्युत से, भाप से और कोयले से। ये मशीनें कम समय में न केवल ज़्यादा माल प्रोड्यूस करती थी, बल्कि इनसे बनाई हुई वस्तुएं भी सस्ती हुआ करती थी। दोस्तों, नई मशीनों ने हाथ से किए जाने वाले कार्य को न केवल समाप्त कर दिया, बल्कि कार्य को और अधिक सुगम और तीव्रता से होने वाला बना दिया। दोस्तों, ज़्यादातर काम अब घर से बाहर एक स्पेशल प्रकार के डिज़ाइन किए गए इमारत में होने लगा, जिसको कि हम फैक्ट्री के नाम से जाने। सर्वप्रथम जो मशीनीकरण है वो वस्त्र उद्योग में आरंभ हुआ, जहाँ एक मशीन को स्पिनिंग मिल से अटैच किया गया, जो अकेले ही 50 व्यक्तियों के बराबर का काम करती थी, जिससे कताई, बुनाई और पुलिंग को और भी सस्ता बना दिया। इतना नहीं दोस्तों, बाद में लोकोमोटिव और भाप से चलने वाली नौकाओं का आविष्कार हुआ, जिसने इस फैक्ट्री में बने हुए माल को लगभग पूरे आधे विश्व में आसानी से पहुंचा दिया और वो सामान पूरे वर्ल्ड के अंदर बेचा जाने लगा। अब क्या हुआ दोस्तों, परिवार जो अपने पूर्वजों के गांवों में रहते थे, वो अब धीरे धीरे औद्योगिक शहरों में स्थानांतरित होने लगे। इसी के साथ एक नए वर्ग का जन्म हुआ, जिन्हें हम आज वर्कर के नाम से पहचानते हैं, जो फैक्ट्रियों में वस्तुओं का निर्माण करते हैं। उद्योगपति जो फैक्ट्रियों के मालिक थे, उन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार दिया और खूब प्रॉफिट अर्न किया। दोस्तों, जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति ने कुछ लोगों को धनी बनाया, तो बहुत लोगों को रोजगार भी दिया। जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन से रोजगार बढ़ा, वहीं शहरों को इसका मूल्य चुकाना पड़ा। कोल पावर से उत्पन्न धुएं ने शहरों को काला करना शुरू कर दिया। वहाँ पोल्यूशन बहुत बढ़ गया। मकानों की कमी के कारण शहरों में अर्बन स्लम बढ़ना स्टार्ट हो गए। फिर आगे क्या हुआ दोस्त, इसका परिणाम हुआ कि डिमांड ज़्यादा बढ़ती गई। प्रॉफिटेबिलिटी और ज़्यादा अर्न करने के चक्करों में जाने अनजाने इससे वर्करों का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया, जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि सबसे खराब कंडीशन न्यू इंग्लैंड की टेक्सटाइल यूनिट में देखी गई, जहां सन 1830 में भारी संख्या में मजदूर काम करते थे एवं उनसे एक एक दिन में 14 से 15 घंटे काम लिया जाता था। यहाँ तक कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम थी,
उनसे भी कार्य करवाया जाता था एवं उनको जो मिलने वाला वेतन था वो बहुत ही कम था। दोस्तों, सबसे खराब कंडीशन उस समय न्यू इंग्लैंड की थी, जहाँ पे टेक्सटाइल मिल के अंदर सन 1830 में भारी संख्या में मजदूर काम करते थे एवं उनसे एक दिन में 14-14 घंटे कार्य लिया जाता था। यहाँ तक कि बच्चों के कार्य करने के भी कोई घंटे निर्धारित नहीं थे एवं उन सभी को बहुत ही कम दर से तनख्वाह यानी वेतन भी दिया जाता था। दोस्तों 18वीं शताब्दी तक भी उद्योगों के अंदर 5-5 साल तक के बच्चे नियोजित किए जाते थे, जिसके कारण पब्लिक बहुत आक्रोशित थी और उनका गुस्सा इसके अगेंस्ट फूट पड़ा। बाद में कुछ वर्कर्स एवं समाज सुधारकों ने इसका विरोध किया और उन्होंने यूनियन और संस्थाओं का निर्माण किया। यहीं से यूनियन व्यवस्था का आरंभ हुआ। सरकार से कार्य करने के घंटे को नियंत्रित करने एवं बच्चों के प्रोटेक्शन हेतु आवाज़ उठाई गई इन संगठनों द्वारा। यूनियन की इन्हीं प्रयासों से इंग्लैंड में 1833 और 1856 के मध्य कई श्रम कानूनों का उदय हुआ, जिसमें से दोस्तों 1833 में पास हुआ फैक्ट्री एक्ट प्रमुख था। दोस्तों, इस फैक्ट्री एक्ट में व्यक्तियों के कार्य करने के घंटे निर्धारित किए गए और बाद में इसमें हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर से रिलेटेड भी प्राविधान किया गया। इसके बाद कई श्रम कानून पास हुए, जिसमें कि वेतन की दरें निर्धारित की गई और इन्हीं सारे के रखरखाव के लिए बाद में टाइम कीपिंग का प्रचलन हुआ। टाइम ऑफिस अस्तित्व में आया, फिर पुराना पर्सनल डिपार्टमेंट आया और वही पर्सनल डिपार्टमेंट आज जो है नए युग में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट दीजिए और बेल बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।